हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आज के क्लास में हम डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को हम समझाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन के नाम को आपने अच्छी तरह से सुना है कि दोहरा निषेचन क्या होता है, तो इनको आज हम बताएंगे कि दोहरा निषेचन क्या है, कैसे होता है, इनको आप अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन की घटना ये एस.जी. नवासीन 1898 में इनका आविष्कार किया था और उन्होंने ये बताया था कि फ्लावरिंग प्लांट में 2 बार निषेचन होता है। और आप ये जानते हैं कि पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट बनते हैं, तो जब 2 मेल गैमीट बनते हैं तो वो दोनों मेल गैमीट अलग अलग निषेचन करें तो 2 बार निषेचन होगा ही, लेकिन कहाँ कैसे होगा इसको आपको जानना है। देखिए, सबसे पहले जब पॉलन ट्यूब ओवरी में माइक्रोपाइल के थ्रू जब वो सिनर्जिड सेल में जब प्रवेश करता है तो उसके पॉलन ट्यूब्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और दोनों मेल गैमीट जो है सिनर्जिड सेल में फ्री हो जाते हैं। अब एक मेल गैमीट तो एग के पास मूव करता है और दूसरा मेल गैमीट मूव टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस, या कह सकते हैं कि हैप्लॉइड टू न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल। माने कहने का मतलब ये है कि जब दोनों मेल गैमीट आते हैं तो आप जानते हैं कि एम्ब्रियोसैक में एग ऑपरेटस होता है, अगल बगल सिनर्जिड सेल होते हैं, बीच में एग सेल होता है। तो जो पहला मेल गैमीट है वह एग सेल से मिल करके वह सप्त निषेचन करता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, और इनके फर्टिलाइजेशन से ये जाइगोट बनता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो पहला फर्टिलाइजेशन तो ये रहा। और आपको ये जानना है, आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि जो एम्ब्रियोसैक होता है वह 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड होता है। 3 सेल तो एग ऑपरेटस के, 3 सेल एंटीपोडल सेल के, और एक सेल उनका सेंट्रल सेल कहलाता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, उनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं दोनों, चूंकि एक पोल से एक आता है, दूसरे पोल से दूसरा आता है। तो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो जो दूसरा मेल गैमीट है तो सेकेंड या अदर मेल गैमीट्स मूव्स टुवर्ड्स पोलर न्यूक्लियाई। When it reaches in contact of polar nuclei, तो both polar nuclei and male gamete, it means 3 nucleus are fused together, form 3N primary endosperm nucleus, and this phenomenon is known as triple fusion. अब ये 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, ये तीनों मिलकर के जब फ्यूज करते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। इसमें 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है, जो इनकी प्लॉइडी होती है, उसको हम 3N बोलते हैं। ये 3N है और ये मैकेनिज्म कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। अब आप सोचिए कि एक मेल गैमीट उधर जाकर ट्रू फर्टिलाइजेशन किया एक सेल से, और दूसरा मेल गैमीट जाकर के ट्रिपल फ्यूजन कर रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और ये बोला जा रहा है ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ और एक ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये दोनों ये को सम्मिलित रूप से हम ये डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दीज आर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट ट्रू फर्टिलाइजेशन विथ फर्स्ट मेल गैमीट एंड सेकेंड ट्रिपल फ्यूजन with second male gamete to polar nuclei. So this type of fertilization is known as double fertilization. After double fertilization,
central cell become primary endosperm cell, and after triple fusion दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट्स मिल करके वो बनाते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote develops into embryo and central cell develops into endosperm. Central cell develops into endosperm. Central cell means primary endosperm cell. तो primary endospermic cell develops into endosperm and zygote develop into embryo. तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की घटना है, इसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब एक दूसरी घटना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे मैंने अभी भी नाम लिया कि फर्टिलाइजेशन के बाद की जो ये घटना है, इसमें जैसा मैंने कहा कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है वह डेवलप्स होकर के इंडोस्पर्म बनाता है, और दूसरा जो है जो जाइगोट है वह डेवलप्स होकर के एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो जब इंडोस्पर्म जब दोनों बन जाते हैं तो होल ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। तो ये घटनाएं हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है जिसमें 3 एन के न्यूक्लियस हैं, जिनके न्यूक्लियस को हम प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं और सेल को हम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहते हैं, तो इनकी घटना के बारे में जानेंगे इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म और एम्ब्रियो इन दो का डेवलपमेंट हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला है वो है इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म के बारे में हम ये अच्छी तरह से जान लिए कि इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक मेल गैमीट होता है और सेंट्रल सेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये तीनों मिल करके जब फ्यूज होते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो केंद्रक बनता है उसको हम बोलते हैं 3n का, वो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, और बाकी जो सेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। अब डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म स्टार्ट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रारंभ होता है, क्योंकि जो इंडोस्पर्म है ये प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एट फर्स्ट इंडोस्पर्म डेवलप्स। कभी कभी इंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली डिवाइड्स, नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हैव डन, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन takes place. In coconut, the water present in the endosperm, this is nuclear endosperm, it is watery, but surrounding the white kernel which eats by us are cellular endosperm। इस प्रकार अगर हम जान जाएं, जैसे कि जो नारियल होता है उसमें जो पानी होता है वह न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, और उनका जो एक सफ़ेद भाग जिनको हम गरी कहते हैं यह सेलुलर इंडोस्पर्म होता है। सेलुलर इंडोस्पर्म का मुख्य काम यही है कि भोजन को स्टोर करना
और ये जब स्टोर करते हैं तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें तो कभी कभी ये आप जान लें कि एंडोस्पर्म टोटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो and in mature seed there is no एंडोस्पर्म। कभी कभी तो एंडोस्पर्म टोटल कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, तो हाँ एंडोस्पर्म होता ही नहीं, और दिस सीड इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसको हम नॉन अल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं। लेकिन बट इन सब केसेस endosperm left and this residual endosperm are present in seed, and it also consume when the seed germinates. तो रेसिडुअल एंडोस्पर्म आर कंज्यूम्ड बाय द जर्मिनेटिंग सीड। इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि एंडोस्पर्म एक सीड का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो सीड में न्यूट्रिशन प्रदान करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, और अगर वो शेष रिमेनेंट्स हो गया, कुछ बच गया, तो वह फिर जर्मिनेशन। इस प्रकार ये एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है आप समझ लिए। एक दूसरा प्रकरण है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बारे में आप जानते हैं कि एम्ब्रियो इज द प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग जाइगोट, एंड जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रू फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो जब जाइगोट डेवलप करता है, एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो इज द लिविंगनेस ऑफ ए प्लांट। एम्ब्रियो इज द लाइफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट। ये पौधे का जीवन है, यही पौधे का कह लीजिए कि स्ट्रक्चर है, यही पौधा बनेगा एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन की घटना हो जाती है तो जो एक सेल होता है, एक सेल का जो न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उसमें दो सेल बनते हैं। एक सबसे नीचे का जो पार्ट्स होता है वह कहलाता है एम्ब्रियोनल सेल, और जो माइक्रोपाइल की तरफ का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सस्पेंसर सेल। तो सस्पेंसर सेल्स अगेन डिवाइड एंड डिवाइड फॉर्म सस्पेंसर which provides nutrition from the ovary or endosperm, and embryonal cells divides mitotically, form ये globular structure, later heart shaped structure, and at last mature
embryo. In mature embryo, two cartilagens and embryonal axis. अगर हम डाइकॉट प्लांट्स में अगर हम इनका चर्चा करें तो above the part of cotyledons known as plumule, primarily it is known as epicotyl and later it becomes plumule and also later becomes into a shoot system. And lower part of the embryonal axis are below of cotyledons. The part is known as embryonal axis. You can say, we can say radicle. Primarily it develops as hypocotyl and later becomes radicle or root tip. Which later develops into root system. So these are embryo. But in monocot, there is only one cotyledon and known as scutellum, and one is residual known as epiblast. In monocotyledons, some specialization also seen. For example, plumule is covered by coleoptile and root tip are covered with coleorhiza, which provides protection. तो इस प्रकार से अगर हम ये देखें कि एम्ब्रियो में भी फिगर आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और इसको अगर आप ये देखेंगे तो ऐसे में ये स्थितियाँ बनती हैं कि एम्ब्रियो कैसे जो है ये कॉटिलिडन बनाता है, फिर कैसे जो है वो रेडिकल बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है, एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल क्या है और क्यों जो है ये हाइपोकॉटिल से रूट बनता है, एपिकॉटिल डेवलप प्लूम्यूल बनाता है, ये मैंने इसके बारे में बताया। तो इस तरह से ये भी जो मैंने बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये दो घटनाएं थी, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।